आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कोर्स है उसका 10वां लेक्चर होगा। और 4 लेक्चर हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं जो हमारे टॉपिक्स रह गए थे स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आज जो है हमारा वीक नंबर 4 का बेसिकली दूसरा लेक्चर है। और आज के दिन हम लोगों ने क्या पढ़ना है ये तो हम देख ही लेंगे आगे लेक्चर के अंदर, लेकिन उससे पहले आपसे 2 रिक्वेस्ट करनी थी। नंबर 1 के अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 2, इस वीडियो को जो है कोशिश किया करें कि यूट्यूब के ऊपर ही देखा करें, और बाद में अपने रेफरेंस पर्पसेस के लिए, अपनी स्टडी पर्पसेस के लिए आप इसको अगर डाउनलोड करना भी चाहते हैं तो आप इसको बाद में डाउनलोड कर लें, लेकिन एटलीस्ट एक दफ़ा इस वीडियो को यूट्यूब पे ज़रूर देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर कर लें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने मज़ीद दोस्तों के साथ, ऐसे साथियों के साथ जिनको आप जानते हो और जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस का कोर्स पढ़ रहे होंगे किसी और कॉलेज में, किसी और यूनिवर्सिटी में, तो आप उनके साथ भी ये जो चैनल है इसको या वीडियो सीरीज़ है इसको शेयर कर सकते हैं। तो इसी 2 रिक्वेस्ट के साथ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो चलें जी, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की स्लाइड्स में ओपन कर लेता हूँ। कॉम्प 106 कोर्स का कोर्स कोड है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 1 इसका नाम है। लेक्चर नंबर 10, इसके अंदर हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि व्हाट डू वी मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। थोड़ी सी हमने डिस्कशन की थी कंटेनर क्लासेस के ऊपर, और प्रॉक्सी क्लासेस के बारे में हमने डिटेल के अंदर देखा था। प्रोग्राम भी हमने इसका बनाया था कि किस तरीके से आपका क्लाइंट जो है वो प्रॉक्सी क्लास के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, और आपके क्लाइंट को पता ही नहीं होगा कि आपकी जो प्रॉक्सी क्लास है वो आपकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास के साथ, यानी कि आपकी असल क्लास के साथ इंटरेक्ट कर रही होगी असल में। फिर हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था, उसका हमने इंट्रोडक्शन शुरू किया था। और हो सकता है कि कुछ स्लाइड्स जो कि लास्ट लेक्चर के अंदर थी वो इसमें रिपीट भी हो जाएं। ठीक है, तो जहाँ से हमने सिलसिला मुनक़ता किया था, यानी कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग से ही हम इस आज के टॉपिक को शुरू करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है इसके अंदर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग को कंसिडर जो है वो देखेंगे, इसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। हम लोग यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर वो होते हैं जो कि जिनके साथ ऑपरेंड एक ही होता है, जैसे इंक्रीमेंट का ऑपरेटर हो गया या डिक्रीमेंट का ऑपरेटर हो गया। ठीक है, दीज आर ऑल यूनरी ऑपरेटर्स। फिर हम फॉर एग्जांपल जैसे ये प्लस प्लस का ऑपरेटर आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, आपका डिक्रीमेंट का ऑपरेटर है। फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ ओवरलोडेड फंक्शन, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमने जो ये स्लाइड्स बेसिकली पिछली लेक्चर से ही जो है रिपीट हो रही है। मैंने आपको बताया था कि कुछ स्लाइड्स इसमें रिपीट हो रही होंगी। हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, डिस्टेंस की हमने क्लास बनाई थी, ठीक है, और उसके अंदर हमने एक मेथड शायद बनाया था ऐड के नाम से, और ऐड ऑब्जेक्ट्स का मेथड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, वहाँ पे हमने ऐड के नाम से शायद बनाया था या ऐड डिस्टेंस के नाम से बनाया था, अभी तो मुझे सही से याद नहीं आ रहा। बहरहाल, और हम उसके अंदर डिस्टेंस क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स हम इसके अंदर जो है ना पास कर रहे होते थे। और ये ऐड ऑब्जेक्ट्स जो मेंबर फंक्शन है वो क्या करता है कि वो D1 के फीट और इंचेस और D2 के फीट और इंचेस को आपस में ऐड करके उसको D3 के फीट और इंचेस के अंदर असाइन कर रहा होता था। तो इस तरह की स्टेटमेंट लिखना जो है, या इस तरह के मतलब फंक्शन को कॉल करना, थोड़ा सा एक कम्बरसम काम है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम है, बजाय इसके कि आपके पास कुछ सिंपल स्टेटमेंट्स हों जो कि यही वाला काम, यानी कि D1 के फीट और इंचेस को और D2 के फीट और इंचेस को आपस में ऐड करने के बाद D3 के अंदर असाइन कर लें। इसी तरीके से आपके पास हमने एक फंक्शन और बनाया था जो कि ऐड कर रहा होता था D2 डिस्टेंस क्लास के D2 ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को और D1 के डेटा मेंबर्स को, और इनके रिजल्ट को स्टोर कर रहा होता था, रिटर्न कर रहा होता था, और रिजल्ट जो था वो स्टोर हो रहा होता था D3 ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है, यानी कि फंक्शन के हिसाब से या फंक्शन बना के हम लोगों ने D1 और D2 के ऑब्जेक्ट्स, जो D1 ऑब्जेक्ट और D2 ऑब्जेक्ट है, इसके डेटा मेंबर्स को ऐड करके और इसको हमने D3 के अंदर असाइन कर दिया। इसी तरीके से
यहाँ पर भी जो फंक्शन है आपका ये भी D1 और D2 के फीट और इंचेस को ऐड कर रहा है और उसको रिटर्न कर रहा है D3 ऑब्जेक्ट के अंदर। दोनों स्टेटमेंट्स या दोनों फंक्शन कॉल्स जो हैं दीज आर बोथ ऑब्सक्योर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हैं ये। तो दे कैन बी चेंज्ड टू द मच मोर रीडेबल फॉर्म, यानी कि इससे ज्यादा आसान ये हो कि हम कुछ इस तरह की स्टेटमेंट लिख लें D3 इज इक्वल टू D1 प्लस D2, और ये प्लस का ऑपरेटर जो है ये डिस्टेंस क्लास के इस ऑब्जेक्ट के फीट और इंचेस को और डिस्टेंस क्लास के इस ऑब्जेक्ट D2 के फीट और इंचेस को आपस में ऐड कर ले, और ऐड करने के बाद इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो उसको D3 ऑब्जेक्ट के अंदर असाइन कर दे, ठीक है। लेकिन ये जो प्लस का ऑपरेटर है ये इसको आपको ना ओवरलोड करना पड़ेगा, क्योंकि प्लस का ऑपरेटर अभी इस टाइम पे सिर्फ काम कर रहा है इंटीजर्स के साथ फ्लोट वैल्यूज को ऐड करने के लिए, डबल वैल्यूज को ऐड करने के लिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने के लिए यूज नहीं हो रहा है फिलहाल, तो आपने इसको ओवरलोड करना होगा ताकि आप इस तरह से इनको इस प्लस के ऑपरेटर को आप ऑब्जेक्ट्स के साथ भी यूज कर सकें। तो एग्जांपल्स ऑफ C++ ओवरलोडेड ऑपरेटर्स, कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी ओवरलोडेड है, मींस कि वो एक से ज्यादा काम कर रहे हैं, एक से ज्यादा टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें आपका ये एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। एडिशन जो है वो इंटीजर्स को भी ऐड कर लेता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को भी ऐड कर लेता है, डबल को भी ऐड कर लेता है। इस तरीके से जो सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है ये आपका इंटीजर्स की भी सब्ट्रैक्शन कर देता है, डबल वैल्यूज की भी सब्ट्रैक्शन कर देता है, अनसाइंड इंटीजर्स की भी कर देता है, साइंड इंटीजर्स की भी कर देता है, और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज की भी सब्ट्रैक्शन आपको करके देता है, ठीक है। प्लस एंड माइनस ऑपरेटर्स परफॉर्म डिफरेंटली depending on their context in integer arithmetic, floating point arithmetic and pointer arithmetic, ठीक है। तो यही बात हमने भी डिस्कस की है यहाँ पे। इसी तरीके से आपका स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर जो है, जो कि आप लगाते हो सी आउट स्टेटमेंट के साथ, ये दो आपकी लेस देन के साइन, और स्ट्रीम एक्सट्रैक्टर ऑपरेटर जो कि आप सी इन स्टेटमेंट के साथ आप लगाते हो, ये ग्रेटर देन का साइन ऑपरेटर, ठीक है, सी आउट एंड सी इन के साथ। ये दोनों भी ओवरलोडेड हैं, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर। ये जो आपका स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर है, इट इज यूज्ड बोथ एज द स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर एंड एज द बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। इसी तरीके से आपका ये जो स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है ये यूज हो सकता है एज बिट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर्स आपके ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि ऑलरेडी ओवरलोडेड हैं, ठीक है। तो आपकी ये जो ऑपरेटर्स, वही वाली बात कि आपकी स्ट्रीम insertion operator and stream exertion operator, they are overloaded in C++ standard library std। std आपकी बेसिकली लाइब्रेरी है, ठीक है। लाइब्रेरी क्या होती है? सेट ऑफ क्लासेस होती हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इस लाइब्रेरी के अंदर ये ऑलरेडी ओवरलोडेड है। सिंटेक्स ऑफ द ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शन, अगर आपने किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करना है तो उसके लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा उस क्लास के अंदर, और उस फंक्शन का नाम होगा ऑपरेटर, ठीक है। तो एन ऑपरेटर इज ओवरलोडेड बाय राइटिंग अ नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन डेफिनेशन। आपने एक मेंबर फंक्शन बनाना होगा जो कि नॉन स्टैटिक होगा, यानी कि वो स्टैटिक नहीं होगा, और उसका नाम होगा ऑपरेटर। फंक्शन नेम बिकम्स द कीवर्ड ऑपरेटर, ठीक है, फॉलोड बाय द सिंबल फॉर द ऑपरेटर बीइंग ओवरलोडेड, यानी कि फंक्शन का नाम होगा ऑपरेटर और इसके फौरन बाद आपने उस ऑपरेटर को लिख देना है प्लस माइनस या प्लस प्लस या माइनस माइनस, व्हाटएवर जो भी ऑपरेटर है जिसको आपने ओवरलोड करना है, जिसको आपने कोई दूसरी मीनिंग प्रोवाइड करनी है, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से, फॉर एग्जांपल आपने लिखा ऑपरेटर, फिर ये प्लस का साइन, फिर आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट, और फिर इसके बाद इस फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। इस फंक्शन का नाम होगा ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर जो है वो बेसिकली C++ के अंदर एक कीवर्ड भी है। तो फंक्शन नेम ऑपरेटर प्लस वुड बी यूज्ड टू ओवरलोड द एडिशन ऑपरेटर। तो ये जो आपका फंक्शन होगा जिसका नाम है ऑपरेटर प्लस, दिस विल बी यूज्ड टू ओवरलोड द एडिशन ऑपरेटर, मींस के एडिशन ऑपरेटर को कोई और मीनिंग देना, किसी और तरह के ऑपरेशंस इसके ऊपर परफॉर्म करना। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू का जो साइन है, इट मे बी यूज्ड विद एवरी क्लास टू परफॉर्म मेंबर वाइज असाइनमेंट ऑफ द डेटा मेंबर्स। यानी कि यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि जो प्लस का ऑपरेटर है ये आप क्लास के ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज नहीं कर सकते, आप क्लास के ऑब्जेक्ट्स को ऐड नहीं कर सकते, लेकिन जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, ये आप यूज कर सकते हो इसको। अगर आपने किसी एक क्लास के डेटा मेंबर्स की वैल्यूज किसी दूसरे क्लास के डेटा मेंबर्स के अंदर असाइन करनी है तो उसके लिए आप जो है इक्वल टू का साइन यूज कर सकते हैं। जैसे आपके पास लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है D1, एक ऑब्जेक्ट है D2, D2 के डेटा मेंबर्स की वैल्यू आपने D1 के डेटा मेंबर्स के अंदर असाइन अगर करनी है तो आप लिख सकते हो D1 इज इक्वल टू D2। तो यहाँ पे ये इक्वल टू या असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो इस तरीके से काम
कर लेगा। लेकिन अगर आप लिखोगे D1 प्लस D2 तो प्लस ऑपरेटर अगर ओवरलोड नहीं हुआ तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। प्रेसिडेंस, एसोसिएटिविटी एंड नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। प्रेसिडेंस मींस दैट व्हिच ऑपरेटर इज टू बी सॉल्व्ड फर्स्ट, के यानी कि प्रेसिडेंस का मतलब है कि किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा है, कौन सा ऑपरेटर जो है वो पहले ऑपरेशन परफॉर्म करेगा अगर मल्टीपल ऑपरेटर्स आ गए हैं। फॉर एग्जांपल A प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय C, तो इसमें कौन सा ऑपरेटर पहले ऑपरेटर जो है वो फंक्शन परफॉर्म करेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो हर ऑपरेटर की कुछ ना कुछ प्रेसिडेंस होती है। द प्रेसिडेंस ऑफ एन ऑपरेटर कैन नॉट बी चेंज्ड बाय ओवरलोडिंग। अगर आपने प्लस का ऑपरेटर, माइनस का ऑपरेटर, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इक्वल या कोई सा भी ऑपरेटर अगर आपने ओवरलोड कर दिया है, मींस कि अगर आपने उसको कोई दूसरी मीनिंग प्रोवाइड कर दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसकी जो प्रेसिडेंस है वो भी चेंज कर दी। उसकी प्रेसिडेंस वही रहेगी, उसकी प्रायोरिटीज वही रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। द एसोसिएटिविटी ऑफ एन ऑपरेटर कैन नॉट बी चेंज्ड बाय ओवरलोडिंग। जब भी आप कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब सॉल्व करते हैं ना, तो वो सॉल्व होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वो लेफ्ट टू राइट सॉल्व नहीं होता। इसको कहते हैं एसोसिएटिविटी, कि राइट टू लेफ्ट जो है आपके ऑपरेशंस जो है ना वो सॉल्व होते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आपकी सॉल्व की जाती हैं। तो इसका मतलब ये है इस स्टेटमेंट का कि द एसोसिएटिविटी ऑफ एन ऑपरेटर कैन नॉट बी चेंज्ड बाय ओवरलोडिंग, कि अगर आपने किसी ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया है, अगर आपने किसी अरिथमेटिक ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी एसोसिएटिविटी भी चेंज हो जाएगी। यानी कि अगर वो पहले भी, अगर वो राइट टू लेफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो ओवरलोड होने के बाद भी वो राइट टू लेफ्ट ही ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ना कि वो लेफ्ट टू राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू कर देगा। ओवरलोडेड यूनरी ऑपरेटर्स यानी कि प्लस प्लस और माइनस माइनस, दे विल रिमेन द यूनरी ऑपरेटर्स, वो यूनरी ऑपरेटर्स ही रहेंगे। ये नहीं है कि वो बाइनरी ऑपरेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ओवरलोडेड यूनरी ऑपरेटर्स यानी कि अगर आपने प्लस प्लस के ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया है या माइनस माइनस के ऑपरेटर को अगर आपने ओवरलोड कर दिया है, तो इट विल ऑलवेज रिमेन अ यूनरी ऑपरेटर। यानी कि ये नहीं है कि आप प्लस प्लस के ऑपरेटर को अगर आप ओवरलोड कर लें तो ये एक बाइनरी ऑपरेटर भी बन जाएगा। दिस इज नॉट द केस, ठीक है। ये यूनरी ऑपरेटर है और ओवरलोड करने के बाद भी ये यूनरी ऑपरेटर ही रहेगा। सेम इज द केस विद ओवरलोडेड बाइनरी ऑपरेटर्स, प्लस का ऑपरेटर, माइनस का ऑपरेटर, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, आपके मॉडुलस का ऑपरेटर, और इस तरीके से आपके जितने भी कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, लाइक रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए आपके, तो वो जो है पहले भी बाइनरी ऑपरेटर्स ही थे और अभी भी वो बाइनरी ऑपरेटर्स ही होंगे आफ्टर ओवरलोडिंग देम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूनरी ऑपरेटर बन जाएंगे। ओके जी, क्रिएटिंग न्यू ऑपरेटर्स। जहां तक बात है क्रिएटिंग न्यू ऑपरेटर्स की, तो C++ जो है आपको इजाजत नहीं देता कि आप जो है न्यू ऑपरेटर्स यानी कि नए ऑपरेटर्स बनाएं बाय द हेल्प ऑफ ओवरलोडिंग एन ऑपरेटर, ठीक है। ये इस चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है। ओनली एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स कैन बी ओवरलोडेड। जो आपके पास मौजूदा ऑपरेटर्स मौजूद हैं, आपके पास जितने भी हैं, वो सारे के सारे ओवरलोड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ना स्टैटिक जो है इट कैन बी यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशियल इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। या किसी नंबर का अगर आपने पावर कैलकुलेट करनी है, फॉर एग्जांपल 5 स्टैटिक 2 आप लगा देते हो। कि कुछ बास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी हैं कि जिसमें पावर कैलकुलेट करने के लिए आप स्टैटिक का ऑपरेटर लगाते हो। ये स्टैटिक का ऑपरेटर जो है ये उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तो एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन ये C++ के अंदर आप इसको एज अ न्यू ऑपरेटर या स्टैटिक का ऑपरेटर जो है वो आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। स्टैटिक इट इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ नॉट इन द लिस्ट ऑफ, ये बेसिकली ऑफ था, OD लिखा हुआ है, बहरहाल लिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स, सो इट कैन नॉट बी ओवरलोडेड। ये आपके C++ के ऑपरेटर्स का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए आप इसको ओवरलोड नहीं कर सकते। अटेम्प्टिंग टू क्रिएट न्यू ऑपरेटर्स वाया ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अ सिंटैक्स एरर। ये वही वाली बात है, पहले वाला जो पॉइंट है इसी को हम रिपीट कर रहे हैं कि जहां पे लिखा है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट न्यू ऑपरेटर्स, कि आप नए ऑपरेटर्स नहीं बना सकते हो C++ के अंदर। तो अटेम्प्टिंग टू, इवन अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो और अगर आप कोई नया ऑपरेटर बनाने की कोशिश भी कर रहे हो ना विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग, तो ये आपके C++ के अंदर सिंटैक्स एरर होगा। Operators for fundamental types. The meaning of how an operator works on fundamental types cannot be changed by the operator overloading. Basically इसका मतलब ये है कि यार अगर आपने let's suppose आपके पास एडिशन का ऑपरेटर है, एडिशन का ऑपरेटर जो है वो ऑपरेटर अगर आपने उसको अगर ओवरलोड कर भी दिया है, ठीक है, तो
वो पहले भी यानी कि ओवरलोडिंग से पहले भी वो दो इंटीजर्स को, दो फ्लोट्स को, दो डबल्स को, ठीक है, ऐड कर रहा था। और वो ऑपरेटर आपका प्लस का ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड होने के बाद भी उसकी मीनिंग चेंज नहीं होंगी। उसका जो मकसद है, उसका जो ऑपरेशन है, वो ऑपरेशन आप चेंज, उसका जो बेसिक ऑपरेशन है यानी कि जो आपकी फंडामेंटल टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स, या जिनको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं, उनके ऊपर जो वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा था आपका प्लस का ऑपरेटर या कोई सा भी ऑपरेटर जिसको आपने ओवरलोड कर दिया है, तो वो उसकी मीनिंग्स चेंज नहीं हो सकती। उसकी मीनिंग फॉर द फंडामेंटल टाइप्स, फॉर द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, उसकी मीनिंग जो है वो वही रहेगी जो कि ऑपरेटर को ओवरलोड करने से पहले थी। ऑपरेटर ओवरलोड करने के बाद भी उसकी मीनिंग वही रहेंगी फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। फॉर एग्जांपल, अ प्रोग्रामर कैन नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ हाउ प्लस ऑपरेटर एड्स टू इंटीजर्स। ठीक है, वही वाली बात के प्रोग्रामर जो है वो अगर ये प्लस के ऑपरेटर को अगर ओवरलोड कर देता है, यानी कि इसको अगर आप इसको कोई और मीनिंग अगर आप दे देते हैं, तो ये जिस तरीके से पहले दो इंटीजर्स को ऐड कर रहा था उसी तरीके से ये अभी भी दो इंटीजर्स को ऐड करेगा। इसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग वर्क्स ओनली विद ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूजर डिफाइंड टाइप्स। ऑपरेटर ओवरलोडिंग या ऑपरेटर को आप ओवरलोड करते ही इसलिए हो ताकि वो ऑपरेटर जो है, वैसे तो आपके ऑपरेटर जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ काम करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आप इनको ओवरलोड इसीलिए करते हो कि ये आपके क्लास के ऑब्जेक्ट्स के साथ भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना शुरू कर दें। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग वर्क्स ओनली विद ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूजर डिफाइंड टाइप्स। और यूजर डिफाइंड टाइप आपका स्ट्रक्चर हो सकता है, यूजर डिफाइंड टाइप आपका क्लास हो सकता है, ठीक है। तो क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ या स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट के साथ आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो काम कर सकता है। या फिर अ मिक्सचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर डिफाइंड टाइप, यानी कि मिक्सचर ऑफ क्लास का ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ फंडामेंटल टाइप, कि आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप प्लस आपके यूजर डिफाइंड टाइप यानी कि क्लास का ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट के साथ भी ये काम कर सकता है, इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। एग्जांपल अगर हम ले लें, लेट्स सपोज C1 प्लस प्लस और C1 माइनस माइनस। आपका C1 जो है ये क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके साथ आप प्लस प्लस का ऑपरेटर है, ये इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है। ये वैसे तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जितनी भी है आपकी इंटीजर है, लेट्स सपोज कोई अगर आपका लेट्स सपोज अगर C1 जो है वो अगर इंटीजर वेरिएबल है और C1 प्लस प्लस अगर आप स्टेटमेंट लिखते हो, तो ये C1 वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ा देगा, उसको इंक्रीमेंट कर देगा। और ये इसी तरीके से C1 माइनस माइनस, अगर आपका C1 जो है वो एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है इसकी, इस वेरिएबल की, तो C1 माइनस माइनस का मतलब है कि ये C1 वेरिएबल की वैल्यू को उसमें से एक वैल्यू को कम कर देगा, डिक्रीमेंट कर देगा। ओवरलोडिंग प्लस प्लस एंड ओवरलोडिंग प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, यानी कि आपका जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है और जो डेक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये आपके बेसिकली यूनरी ऑपरेटर्स भी कहलाते हैं, ठीक है। तो इनको अगर आपने ओवरलोड कर दिया, ठीक है, जैसे इस केस के अंदर आपने इसको ओवरलोड किया, तो आप इसको यूज कर सकते हैं विद दी ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। कंसिडर कर लें कि C1 जो है आपके पास एक ऑब्जेक्ट है क्लास का, और C1 जो है वो आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास है, और C1 जो है वो इस प्लस प्लस ऑपरेटर को यूज कर रहा है, और C1 जो है यहाँ पे माइनस माइनस को यूज कर रहा है। और ये तभी यूज कर सकेगा अगर प्लस प्लस के ऑपरेटर्स और प्लस प्लस का ऑपरेटर और माइनस माइनस का ऑपरेटर यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर अगर ओवरलोड हुए हुए हैं। इसी तरीके से कंसिडर करें कि आपके पास dist1 एक ऑब्जेक्ट है किसी क्लास का, dist2 आपके पास एक ऑब्जेक्ट है किसी क्लास का। तो अगर प्लस के ऑपरेटर को आपने ओवरलोड किया है विच इज योर बाइनरी ऑपरेटर, तो यू कैन यूज दिस प्लस ऑपरेटर विद दीज टू क्लास ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ओवरलोडिंग असाइनमेंट एंड एडिशन बाइनरी ऑपरेटर, ये एग्जांपल है ओवरलोडिंग ऑफ असाइनमेंट एंड एडिशन बाइनरी ऑपरेटर की। It does not mean that the plus equal is also overloaded for distance objects. For example, distance objects का basically मतलब ये है कि हमने क्लास बनाई थी distance के नाम से, अगर आपको याद हो, और ये इस स्लाइड के अंदर ये कंसिडर कर रहा है कि dist1, dist2 और dist3 जो है ये डिस्टेंस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है इस ऑपरेटर की, प्लस माइनस ऑपरेटर की। प्लस माइनस ऑपरेटर का क्या मतलब है? प्लस माइनस का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये लिखा ना dist1 प्लस, सॉरी प्लस माइनस कह रहा हूं, प्लस इक्वल्स, dist1 प्लस इक्वल्स dist2 का मतलब है dist1 इज इक्वल टू dist1 प्लस dist2। तो ये जो आपका प्लस माइनस वाला जो ऑपरेटर है ना, ये ओवरलोड नहीं होगा अगर आप इस प्लस वाले ऑपरेटर को अगर ओवरलोड कर भी देते हो। तो ये वाला जो ऑपरेटर है ना प्लस माइनस, ये सॉरी प्लस माइनस कह रहा हूं बार बार, आई एम सॉरी फॉर दिस,
प्लस और इक्वल टू का जो आपका साइन है, ये वाला ऑपरेटर जो है ये ओवरलोड नहीं होगा, इवन इफ यू ओवरलोड द प्लस ऑपरेटर एंड द माइनस ऑपरेटर। यहां पे dist 1 माइनस इक्वल्स dist 2 का मतलब है dist 1 ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू dist 1 ऑब्जेक्ट माइनस dist 2। ठीक है, तो ये माइनस इक्वल्स का जो साइन है, ये जो ऑपरेटर है, ये ओवरलोड नहीं होगा इवन इफ यू ओवरलोड द माइनस ऑपरेटर। ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर्स, अगर हम यूनरी ऑपरेटर्स को ओवरलोड करेंगे तो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल है कि एग्जांपल्स ऑफ यूनरी ऑपरेटर्स आर द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। आपका ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, एंड द यूनरी माइनस यानी कि -33, ये भी आपका बेसिकली माइनस का साइन जो है 33 के साथ जो माइनस लगा हुआ है, ये भी आपका एक यूनरी ऑपरेटर है। एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस की गई है कि आपके पास एक क्लास है जी, उसका नाम है काउंटर। ठीक है, उसकी एग्जाम्पल है काउंटर क्लास जो है, उसके अंदर एक डेटा मेंबर है जिसका नाम है काउंट, और दिस क्लास इज बेसिकली क्रिएटेड इन ऑर्डर टू कीप द ट्रैक ऑफ अ काउंट। ठीक है, ये काउंटिंग पर्पसेस के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ दैट क्लास वर इंक्रीमेंटिंग द काउंट वैल्यू बाय कॉलिंग अ मेंबर फंक्शन। हम लोगों ने काउंटर नाम की क्लास एक बनाई थी स्टार्ट में, अगर आपको याद हो सेकंड लेक्चर में गालिबन या थर्ड में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वहां पे हमने क्या किया था, हमने क्लास बनाई थी, क्लास का नाम हमने रखा था काउंटर, और उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया था जो क्या कर रहा था कि क्लास के अंदर मौजूद उसके डेटा मेंबर काउंट को इंक्रीमेंट कर रहा था। ठीक है, इस तरीके से ये आपका लेट सपोज C1 को कंसिडर कर लें कि ये काउंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, और ये इसका एक फंक्शन है इंक अंडरस्कोर काउंट यानी कि इंक्रीमेंट काउंट। और इस फंक्शन के अंदर जो है ये फंक्शन क्या कर रहा था, ये अपने क्लास के डेटा मेंबर काउंट को इंक्रीमेंट करके ना सिर्फ इंक्रीमेंट कर रहा था बल्कि उसकी वैल्यू को यहाँ पे रिटर्न भी कर रहा था। ठीक है, बट इट वुड बी मोर रीडेबल इफ वी कुड हैव यूज्ड द इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि इस केस में कि बजाय इसके कि मैं एक फंक्शन बनाऊं अपनी क्लास के अंदर और वो फंक्शन जो है मुझे रिटर्न करे मेरे क्लास के डेटा मेंबर काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के बाद, बजाय इसके कि मैं ये फंक्शन बनाऊं, मैं ये भी तो लिख सकता हूं ना प्लस प्लस C1। ठीक है, प्लस प्लस C1, तो प्लस प्लस C1 क्या करेगा, प्लस प्लस जो है वो आपका इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है, और C1 ऑब्जेक्ट के काउंट वेरिएबल की वैल्यू को ये क्या कर लेगा, इंक्रीमेंट कर लेगा। वैसे ये प्लस प्लस जो है C1 से पहले लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये आपका कहलाता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और प्लस प्लस जो है वो अगर C1 के बाद लिखा हुआ आएगा तो वो कहलाएगा पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। दोनों में फर्क है, ये फर्क अभी एक छोटा सा प्रोग्राम हम देखेंगे, उसके अंदर ये फर्क आपको जो है वो समझ आ जाएगा। काउंटर क्लास की एग्जांपल है, पहले से एग्जांपल को देख लेते हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कि मैं इसको स्लाइड्स को यहाँ पे रोक देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और आपको पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट के अंदर जो फर्क है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि ये आपको यहाँ पे फिर इस एग्जाम्पल के अंदर कोई मसला ना हो। ओके जी, छोटा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर है उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि दोनों में फर्क क्या है। तो मैं फाइल मेन्यू पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं न्यू के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं अपना एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। कंसोल एप्लीकेशन है, C++ की एप्लीकेशन है, और प्रोजेक्ट का जो टाइटल है मैं दे देता हूँ, लेट्स सपोज प्री वर्सेस पोस्ट इंक्रीमेंट। इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, इसको फिनिश कर देता हूँ। ये आपका प्री वर्सेस पोस्ट इंक्रीमेंट प्रोजेक्ट है। सोर्सेज इसमें main.cpp फाइल ऑलरेडी एक बनी हुई है। ठीक है, मैं इस तमाम कोड को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया हुआ था, मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, प्रोग्राम बहुत सिंपल सा है। इसमें आपका मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, x उसका नाम है और उसको हमने वैल्यू असाइन कर दी है 10, और यहाँ पे एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है, उसको हमने इनिशियलाइज नहीं किया, इसका नाम a है। इस वेरिएबल का, वेरिएबल a के अंदर मैं क्या पुट कर रहा हूँ इसको देख लें। मैंने लिखा है a इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, a इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स। देखिए x वेरिएबल से पहले आ गया ना आपका ये जो आपका इंक्रीमेंट का ऑपरेटर है ना, ये x वेरिएबल से मैंने पहले लिखा है। पहले का मतलब ये है कि भाई ये आपका प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि आपकी ये जो स्टेटमेंट है ना a इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, इसमें होगा ये कि वेरिएबल x की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी, ठीक है, और इसकी वैल्यू
जब इंक्रीमेंट होगी लाजमी सी बात है, x की वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी। वो 11 वैल्यू जो है ना वो पहले a में जाके स्टोर होगी, वो 11 वैल्यू जो है वो पहले a में जाके स्टोर होगी, बाद में आपके वेरिएबल x की वैल्यू जो है वो चेंज होगी फ्रॉम 10 टू 11। दिस इज कॉल्ड एज प्री इंक्रीमेंट, कि पहले वेरिएबल x की वैल्यू को बढ़ाओ, ठीक है। ये आपकी बेसिकली एक तरह से आपकी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये असाइनमेंट, ये देखें ये आपकी एक तरह से एक सिंपल सी एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। ये आपकी पहली असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है ना वो चलेगी और उसके बाद वेरिएबल x की वैल्यू जो है ना वो वेरिएबल x के अंदर अपडेट होगी। पहले वेरिएबल x की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, इंक्रीमेंट होगी पहले, और इसकी वैल्यू जो है वो a के अंदर जाके पहले स्टोर होगी, यानी कि a के अंदर 11 जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और बाद में आपके वेरिएबल x की वैल्यू जो है ना वो अपडेट होगी फ्रॉम 10 टू 11, ठीक है। तो यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट है, इसमें लिखा है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेशन लिखा है, एक मैसेज आएगा प्री इंक्रीमेंट ऑपरेशन, और यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा सी आउट स्टेटमेंट, ये नेक्स्ट लाइन का कैरेक्टर है \n, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे a इज इक्वल टू a, आपको वेरिएबल a की वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा होगा जो कि बेसिकली 11 होगी। वैल्यू ऑफ x वेरिएबल जिसकी वैल्यू शुरू में 10 थी, वैल्यू ऑफ x वेरिएबल चेंज बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ a इज इक्वल टू प्लस प्लस, तो पहले उसकी वैल्यू जो थी वो 10 थी, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं बिल्ड कर लेता हूँ टू सी इफ देयर आर एनी एरर्स, देयर आर नो एरर्स आई होप, ठीक है। बिल्ड प्रोसेस ओके कंप्लीट हो गया, इसको मैं रन कर लेता हूँ। रन करता हूँ तो ये आपको दिखा रहा है यार, यहाँ पे देखो इस जगह पे ये आपको दिखा रहा है कि वेरिएबल a की वैल्यू जो है वो 11 इसने पुट की, हालांकि वेरिएबल x की तो वैल्यू यहाँ पे क्या थी 10 थी ना, लेकिन इसने पहले x की वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट किया है, और ना सिर्फ इंक्रीमेंट किया है बल्कि इंक्रीमेंटेड वैल्यू जो थी 11 उसको इसने वेरिएबल a के अंदर असाइन भी कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद इसने अपने x वेरिएबल को अपडेट किया है, यानी कि वेरिएबल x की वैल्यू 10 थी, अब उसकी वैल्यू बढ़ के 11 हो जाएगी। तो यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट में लिखा है यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट ऑपरेशन, ये आपको प्री इंक्रीमेंट ऑपरेशन नजर आ रहा होगा, और इसके बाद सी आउट स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है \n, यानी कि नेक्स्ट लाइन का कैरेक्टर है वेरिएबल a इज इक्वल टू 11, ठीक है। a इज इक्वल टू वेरिएबल a की करंट वैल्यू जो कि 11 है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, और इसके बाद ऑब्वियसली वेरिएबल x की वैल्यू भी अपडेट हुई है, तो इसलिए वेरिएबल x की वैल्यू भी 11 है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो ये आपका था प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं लेट सपोज लिख देता हूं पोस्ट इंक्रीमेंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूं x प्लस प्लस, ओके जी। अब मैंने ये यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट यूज किया है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा कि अब जो है ना पहले वेरिएबल इस स्टेटमेंट के अंदर वेरिएबल x की करंट वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे ना सबसे पहले क्या होगा कि वेरिएबल x की वैल्यू जो है ना वो a में असाइन होगी। पहले क्या हो रहा था, पहले चूंकि प्री इंक्रीमेंट स्टेटमेंट थी तो उसके अंदर वेरिएबल x की वैल्यू पहले इंक्रीज हो रही थी और फिर a में असाइन हो रही थी। अब ऐसा नहीं होगा, अब आपकी वेरिएबल x की जो करंट वैल्यू है ना 10, वो वेरिएबल a में असाइन होगी, वेरिएबल a में असाइन होगी, उसके बाद आपके वेरिएबल x की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होगी। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेशन आपको दिखाई देगा, लिखा हुआ नजर आएगा। उस सी आउट स्टेटमेंट में आपको वेरिएबल लिखा होगा \n, नेक्स्ट लाइन का कैरेक्टर है, नेक्स्ट लाइन पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा a, और इसके बाद जो है आपको a की वैल्यू नजर आएगी जो कि एक्चुअली 10 होगी, 10 के बराबर होगी, और यहाँ पे वेरिएबल x की वैल्यू जो है वो आपको 11 ही दिखाएगा, क्योंकि वेरिएबल x की वैल्यू जो है वो पहले x की वैल्यू a में असाइन होगी और फिर x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, और x की वैल्यू ऑब्वियसली अपडेट भी हो जाएगी। तो x की वैल्यू जब अपडेट होगी तो x की वैल्यू जो है वो चेंज होके 11 हो जाएगी। इसको मैं बिल्ड कर लेता हूं और इस प्रोग्राम को मैं रन कर लेता हूं। तो देखें पहले आपको दिखा रहा है a इज इक्वल टू 10, ठीक है। a इज इक्वल टू 10 इसलिए दिखा रहा है, यहाँ पे a इज इक्वल टू 11 इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि यहाँ पे आपने लिखा है ना a इज इक्वल टू x प्लस प्लस, तो x प्लस प्लस का मतलब ये है कि यार x की वैल्यू पहले a में असाइन करो, तो x की वैल्यू तो 10 है तो 10 इसमें असाइन हो जाएगी a में वैल्यू, और उसके बाद वेरिएबल x की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट करेगी, यानी कि इसकी वैल्यू बढ़ के 11 हो जाएगी। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और यही डिफरेंस आपका प्री
डेक्रीमेंट और पोस्ट डेक्रीमेंट ऑपरेटर यानी कि माइनस माइनस ऑपरेटर के बीच में, और पोस्ट डेक्रीमेंट और प्री डेक्रीमेंट ऑपरेटर के बीच में भी यही फर्क है। ओके जी, चलते हैं स्लाइड की तरफ, और यहाँ पे बेसिकली एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल को मैं प्रोग्रामेटिकली भी आपको करके दिखा दूंगा। इसमें हमारे पास एक सिंपल सी क्लास है जिसका नाम है काउंटर। इस क्लास के अंदर एक ही प्राइवेट डेटा मेंबर है जो कि अनसाइंड इंटीजर है और इसका नाम है काउंट। इसके अंदर एक पब्लिक मेंबर फंक्शंस हैं आपके पास। ये काउंटर बेसिकली ये आपका कंस्ट्रक्टर है, ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है क्योंकि इसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा। और इसकी इनिशियलाइजेशन, इसकी इनिशियलाइजर लिस्ट के अंदर लिखा है कि यार काउंट वेरिएबल को ना 0 असाइन कर दो जब भी कंस्ट्रक्टर चलेगा ना, जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा ना काउंटर क्लास का, तो आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के काउंट वेरिएबल के अंदर ना 0 असाइन कर दो। फिर यहाँ पे हमारे पास एक है मेंबर फंक्शन है जो कि रिटर्न कर रहा है एक अनसाइंड इंटीजर रिटर्न कर रहा है, अनसाइंड इंटीजर, और इसका नाम है गेट अंडरस्कोर काउंट। द नेम ऑफ दिस मेथड इज गेट अंडरस्कोर काउंट। और ये रिटर्न कर रहा है, सिंपल इसमें स्टेटमेंट लिखिए कि यार रिटर्न कर दो काउंट, रिटर्न कर दो, मतलब जो ऑब्जेक्ट भी, इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट भी गेट अंडरस्कोर काउंट को कॉल करेगा तो उस ऑब्जेक्ट को या उस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़े हुए काउंट वेरिएबल या डेटा मेंबर की वैल्यू रिटर्न कर देगा आपका ये वाला फंक्शन, ये वाला मेंबर फंक्शन गेट अंडरस्कोर काउंट। और यहां पे ना हम क्या कर रहे हैं कि प्लस प्लस जो ऑपरेटर है ना, प्लस प्लस ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और स्पेसिफिकली टू बी वेरी प्रिसाइज जो आपका प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, हम उसको यहां पे ना ओवरलोड कर रहे हैं। ओवरलोडिंग का तरीका ये होता है कि क्लास की बॉडी के अंदर आप एक मेथड बनाओगे जिसका नाम होगा ऑपरेटर, OPERATOR, कोई भी इसका अल्फाबेट कैपिटल नहीं होना चाहिए। रिटर्न टाइप इसकी मैंने फिलहाल रखी है वॉइड, और ऑपरेटर के कीवर्ड के बाद आप उस ऑपरेटर का नाम लिखोगे या उस ऑपरेटर को आप यहां पे मेंशन करोगे जिस ऑपरेटर को आपने क्या करना है, ओवरलोड करना है। फिर ये फंक्शन की आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट है जो कि एम्प्टी है। यहां से इस आपके इस मेंबर फंक्शन की जिसका नाम है ऑपरेटर प्लस प्लस, इसकी बॉडी यहां से शुरू होती है, यहां पे इसकी बॉडी खत्म होती है और इसमें एक ही स्टेटमेंट लिखी है, और वो स्टेटमेंट ये लिखी है प्लस प्लस काउंट, यानी कि जो काउंटर क्लास का जिस ऑब्जेक्ट के साथ आप प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाओगे उस ऑब्जेक्ट का काउंट वेरिएबल जो है वो ये इंक्रीमेंट कर देगा आपका ये प्लस प्लस का जो ऑपरेटर है। दोबारा से सुन ले, इस फंक्शन का मकसद ये है कि ये फंक्शन जो है ना प्लस प्लस ऑपरेटर को, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आपके काउंटर क्लास के जिस ऑब्जेक्ट के साथ भी आपने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के काउंट वेरिएबल को आपका ये मेंबर फंक्शन जो है उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, प्री इंक्रीमेंट कर देगा। ये इसका मकसद है इस पर्टिकुलर फंक्शन का। तो यहां पे मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर हमने काउंटर क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, C1 एंड C2। C1 ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो ऑब्वियसली इसके लिए कंस्ट्रक्टर चलेगा, और कंस्ट्रक्टर जब चलेगा तो C1 के काउंट वेरिएबल में क्या असाइन हो जाएगा, 0 असाइन हो जाएगा। C2 ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके काउंट वेरिएबल के अंदर 0 असाइन हो जाएगा। इसी तरीके से Cout स्टेटमेंट है, बैकस्लैश n, हम लिख रहे हैं C1 इज इक्वल टू, ये आपका इसके साथ हम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं और हम लिख रहे हैं C1 ऑब्जेक्ट का नाम डॉट गेट अंडरस्कोर काउंट। तो यार ये गेट अंडरस्कोर काउंट जो फंक्शन है ना, इसमें तो एक स्टेटमेंट लिखी है कि यार रिटर्न कर दो काउंट वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न कर दो। तो यहां पे आपको ना काउंट वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न होगी फॉर दिस ऑब्जेक्ट C1 ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि गेट काउंट, गेट अंडरस्कोर काउंट को कॉल कौन कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है C1 ऑब्जेक्ट। नंबर 2, Cout स्टेटमेंट है, Cout स्टेटमेंट है बैकस्लैश n, आपने लिखा C2 तो यहां पे लिखा पाएगा आपको C2 इज इक्वल टू, और यहां पे आपने इसको कॉन्केटिनेट किया है किस चीज के साथ, C2 डॉट गेट अंडरस्कोर काउंट। आपका C2 ऑब्जेक्ट जो है वो गेट अंडरस्कोर काउंट का जो मेंबर फंक्शन है उसको कॉल कर रहा है। तो गेट अंडरस्कोर काउंट क्या कर रहा है, गेट अंडरस्कोर काउंट फंक्शन जब चलेगा तो वो रिटर्न करेगा काउंट वेरिएबल की वैल्यू को, और किस ऑब्जेक्ट के काउंट वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न करेगा, C2 के, बिकॉज C2 ने गेट अंडरस्कोर काउंट मेंबर फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है जी, मेरे ख्याल में यहां तक तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहां तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। अब आते हैं इसकी तरफ, जो आपका प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, आपने यहां पे लिखा है ना प्लस प्लस C1, तो ये प्लस प्लस C1 आपने किस ऑब्जेक्ट के साथ लिखा है, आपने इसको लिखा है C1 ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है,
तो आपका पहला तो ये कि आपका ये जो मेंबर फंक्शन है ना ऑपरेटर प्लस प्लस, ये चलना शुरू हो जाएगा। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें एक ही स्टेटमेंट है, प्लस प्लस काउंट। ठीक है, प्लस प्लस काउंट, यानी कि काउंट वेरिएबल को ना इंक्रीमेंट कर दो। भाई किस ऑब्जेक्ट के काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दो? उस ऑब्जेक्ट के काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दो जिस ऑब्जेक्ट के साथ आपने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है। यहां पे आपने यूज किया है इसके इसके साथ आपने यूज किया है C1 के साथ। तो C1 जो ऑब्जेक्ट होगा ना उसका काउंट वेरिएबल इंक्रीमेंट करेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाया हुआ है हमने, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने लिखा है प्लस प्लस C2। तो प्लस प्लस C2 आपने C2 ऑब्जेक्ट के साथ प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर आपने लगाया है। तो C2 जो ऑब्जेक्ट होगा उसका जो काउंट वेरिएबल होगा वो इंक्रीमेंट होगा, और ना सिर्फ एक दफा इंक्रीमेंट होगा बल्कि दो दफा इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि आपने प्लस प्लस C2 यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ना वो दो दफा लिखी है। ठीक है, तो इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट होगी C1 इज इक्वल टू C1 डॉट गेट काउंट। तो अब जब गेट काउंट की वैल्यू जब आपको नजर आएगी तो वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू यहाँ पे आपको नजर आएगी। और यहाँ पे C2 डॉट गेट काउंट आपको जो वैल्यू नजर आएगी ना, जो वैल्यू रिटर्न होगी काउंट की, वो बेसिकली दो दफा इंक्रीमेंट होने के बाद आपको C2 के काउंट वेरिएबल की वैल्यू जो है वो यहाँ पे रिटर्न होगी। इसकी एक छोटी सी एनिमेशन भी यहाँ पे बनी हुई है कि आपका जब ऑब्जेक्ट बनेगा ना C1 तो इसके काउंट वेरिएबल में जीरो वैल्यू होगी। आपका ऑब्जेक्ट जब बनेगा ना C2 तो इसके काउंट वेरिएबल में ना जीरो वैल्यू होगी। ठीक है, और इसके बाद आपका प्रोग्राम का आउटपुट कुछ इस तरीके से होगा कि आपका ये सी आउट स्टेटमेंट चलेगी और इसमें लिखा होगा C1 इज इक्वल टू, और C1 का काउंट वेरिएबल की वैल्यू, तो C1 के काउंट वेरिएबल की वैल्यू तो जीरो है, तो इसलिए आपको दिखाएगा C1 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये जो आपका स्टेटमेंट है ना, ये वाली जो स्टेटमेंट है ना आपकी, ये स्टेटमेंट इस टाइम पे चल रही है। और C1 वेरिएबल की वैल्यू, C1 जो ऑब्जेक्ट है उसके काउंट वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर रहा है आपका गेट अंडरस्कोर काउंट का फंक्शन। तो इसलिए आपको ये दिखा रहा है C1 इज इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से आपका जो C2 डॉट गेट काउंट है वो जब चलेगा, C2 डॉट गेट अंडरस्कोर काउंट, तो वो C2 का जो काउंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे रिटर्न करके दे देगा। इसके बाद क्या होगा कि आपका ये जो प्लस प्लस C1 है जब ये चलेगा तो आपके काउंट वेरिएबल की वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगी। आपका जब प्लस प्लस C2 जब दो दफा चलेगा तो पहले इसकी वैल्यू जो है C2 का काउंट 1 हो जाएगी, और उसके बाद C2 का जो काउंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज होके 2 हो जाएगी। और इसके बाद आपका ये जो सी आउट स्टेटमेंट जब चलेगा तो लिखाएगा C1 इज इक्वल टू C1 डॉट गेट अंडरस्कोर काउंट। तो C1 ऑब्जेक्ट का जो काउंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे शो हो रही होगी 1। और इसके बाद C2 जो आपका ऑब्जेक्ट है इसका गेट अंडरस्कोर काउंट वेरिएबल गेट अंडरस्कोर काउंट मेंबर फंक्शन जब चलेगा तो C2 ऑब्जेक्ट जो है इसका जो काउंट वेरिएबल है उसकी करंट वैल्यू आपको यहाँ पे रिटर्न करके देगा। तो C2 का जो काउंट है उसमें तो करंट वेरिएबल, उसकी जो करंट वैल्यू है काउंट वेरिएबल की वो 2 है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये 2 डिस्प्ले करके देगा। मींस के आपका आपने ये जो फंक्शन लिखा है ना वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस, इसने क्या किया, इसने काउंट वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया है। ठीक है, तो आप ये प्लस प्लस जब आप इसके साथ लिखेंगे, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर जब आप लिखेंगे किसी काउंटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये उसको उसकी काउंट वेरिएबल को क्या कर लेगा, इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, तो ये आपका ये वाला प्रोग्राम था। तो अब इस तरह कर लेते हैं, इस प्रोग्राम को मैं लिख भी लेता हूं। इस प्रोग्राम को मैं क्या कर लेता हूं कि इस प्रोग्राम को मैं जो हूं आपको रन करके भी दिखा देता हूं। ठीक है, ये कोड ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं है। मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कोड ब्लॉक्स के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं फाइल मेन्यू पे जाता हूँ, न्यू, और प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। कंसोल एप्लीकेशन है, C++ की एप्लीकेशन है, और ऑपरेटर अंडरस्कोर ओवरलोडिंग मेरे प्रोजेक्ट का नाम है _1। ठीक है, इसको नेक्स्ट किया, इसको फिनिश किया। ऑपरेटर ओवरलोडिंग 1 है। सोर्सेज मेन डॉट CPP, ये जितना भी कोड है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे जो मैंने कोड कॉपी किया था उसको मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद आपका जो है इसके अंदर मेन फंक्शन था, इस मेन फंक्शन को भी मैं कॉपी कर लेता हूँ
ठीक है, मैं टाइपिंग नहीं कर रहा ताकि टाइम हमारा जो है वो बच जाए और कम टाइम के अंदर ज़्यादा काम कर सकें। ओके जी, यहाँ पे ये आपका कंस्ट्रक्टर है, ये आपकी स्टेटमेंट है, इसके अंदर ये जो आपका मेंबर फंक्शन है, गेट अंडरस्कोर काउंट मेंबर फंक्शन है, ये उसके अंदर उसकी उसकी स्टेटमेंट है। ये आपका ऑपरेटर प्लस प्लस नाम का फंक्शन है, और इसका मकसद क्या है कि ये काउंट वेरिएबल को ना प्री इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर फर्क जो है वो हमने देख लिया एक छोटे से प्रोग्राम के थ्रू। ये आपकी क्लास की बॉडी यहाँ पे खत्म हो जाती है। देन दिस इज योर मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे लिखना होगा रिटर्न 0। ठीक है, मैं इस कोड को इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इस कोड को मैं बिल्ड कर लेता हूँ। ओके, एक इशू है इसके अंदर। ओके ठीक है, कोई मसला नहीं है इतना खास इसमें। एक्चुअली ये जो डबल कोट्स हैं इसका इशू आएगा यहाँ पे भी ऑन द नेक्स्ट लाइन एज वेल। और इधर भी इशू होगा, तो यहाँ पे मैं डबल कोट्स पुट कर देता हूँ। ओके जी, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें क्या एरर है? अच्छा ठीक है यार, ये इसमें आपने अपनी जो हेडर फाइल्स हैं उसको भी तो इंक्लूड करना है ना। हैश इंक्लूड iostream and using name space std। सेव कर लेते हैं इसको, इसको मैं बिल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, प्रोग्राम मेरा बिल्ड हो गया है और इसका जो आउटपुट होगा वो बिल्कुल यही वाला होगा जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। C1 इज इक्वल टू 0, C2 इज इक्वल टू 0, देन C1 इज इक्वल टू 1 एंड C2 इज इक्वल टू 2। C2 इज इक्वल टू 2 इसलिए क्योंकि C2 जो है वो आपका 2 दफा इंक्रीमेंट हुआ है। C1 और C2 की वैल्यू दिखाने के बाद C1 को 1 दफा इंक्रीमेंट किया है और C2 को 2 दफा इंक्रीमेंट किया है। तो मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये सी दिखा रहा है आपको C1 इज इक्वल टू 0, C2 इज इक्वल टू 0, C1 इज इक्वल टू 1 एंड C2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे मैंने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो मैंने C1 के साथ 1 दफा यूज किया, C2 के साथ मैंने 2 दफा यूज किया। जितनी दफा भी आप इसको यूज करेंगे तो आपका ये जो ऑपरेटर वाला जो फंक्शन है ना, ऑपरेटर प्लस प्लस, ये ऑपरेटर प्लस प्लस फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा। और इस फंक्शन के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है ना, प्लस प्लस काउंट, यानी कि C1 के काउंट वेरिएबल को प्री इंक्रीमेंट कर दो, C2 के काउंट वेरिएबल को प्री इंक्रीमेंट कर दो और C2 के काउंट वेरिएबल को प्री इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, स्टेटमेंट का ये मतलब है। तो ये वही वाला प्रोग्राम है जो हमने देखा था अभी अपनी स्लाइड्स के ऊपर। ठीक है, इसमें हमने कंप्लीट इसको मैंने डिस्कस आपके साथ कर दिया है लाइन बाय लाइन। तो इस प्रोग्राम को मेरे ख्याल में मजीद डिस्कशन की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके जी, ये प्रोग्राम देखने के बाद हम चले जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें भी बेसिकली एक्सप्लेनेशन ही है, कोई नई चीज़ नहीं है। जो प्रीवियस जो प्रोग्राम है उसकी एक्सप्लेनेशन है। इसके अंदर ऑपरेटर जो कीवर्ड है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन इसमें की गई है कि द कीवर्ड ऑपरेटर इज यूज्ड टू ओवरलोड द प्लस प्लस ऑपरेटर इन द प्रीवियस प्रोग्राम। प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर हमने प्लस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड किया विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कीवर्ड ऑपरेटर। हमने लिखा वॉइड ऑपरेटर प्लस प्लस और आगे इसकी आर्ग्यूमेंट्स की लिस्ट जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था। द रिटर्न टाइप void in this case comes first, followed by the keyword operator, and then followed by the operator itself which is being overloaded, and finally the argument list enclosed in parentheses, यानी कि small जो brackets है इसकी बात हो रही है। This declarator syntax tells the compiler to call this particular member function जिसका नाम है operator plus plus whenever the plus plus operator is encountered with an object of this particular class। ठीक है, यानी कि दिस डिक्लेरेटर सिंटेक्स, इस सिंटेक्स की बात हो रही है। इट टेल्स द कंपाइलर टू कॉल दिस, सॉरी,
इस प्लस प्लस ऑपरेटर की बात हो रही है कि प्लस प्लस ऑपरेटर जो है आपके जब किसी क्लास के इस क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ जब आ जाए तो ये बताता है कि यार कंपाइलर को ये बता दे कि आपने ना कॉल करना है इस मेंबर फंक्शन को, इस वाले मेंबर फंक्शन को, व्हेनेवर दिस प्लस प्लस ऑपरेटर इज इनकाउंटर्ड with the object of a class. The compiler can distinguish between the overloaded functions in the following ways: data types of arguments used and the number of their arguments. Compiler जो है ना वो distinguish करता है between the overloaded functions in the following ways. Overloaded functions की बात हो रही है, ठीक है, कि वो functions जिनका नाम सेम हो लेकिन उनकी या तो रिटर्न टाइप डिफरेंट है, या उनकी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट है, या उनके टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट है, तो वो कहलाते हैं ओवरलोडेड फंक्शन। तो कंपाइलर जो है ना वो ओवरलोडेड फंक्शंस के बीच में डिफरेंस कैसे उसको नजर आता है, वो देखता है डेटा टाइप्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स एंड द नंबर ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, जो ओवरलोडेड फंक्शंस होते हैं ना उनके बीच में फर्क जानने के लिए कंपाइलर उनके डेटा टाइप्स देखता है, आर्ग्यूमेंट्स की डेटा टाइप्स, और उनकी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स देखता है कि किस में कितने आर्ग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं और किस मेंबर फंक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं। The only way a compiler can distinguish between an overloaded operator is by looking at the data type of their operands. Compiler को कैसे पता लगेगा कि वही आपका जो है एक फलाना ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड हुआ है? उसका एक ही तरीका है कि बाय लुकिंग एट द डेटा टाइप ऑफ इट्स ऑपरेंड्स। जैसे प्लस प्लस ऑपरेटर है ना, प्लस प्लस ऑपरेटर वो हमने ओवरलोड किया था ना प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर, तो प्लस प्लस ऑपरेटर हमने लिखा था प्लस प्लस C1 काउंटर क्लास का ऑब्जेक्ट था। तो कंपाइलर देखेगा कि यार ये प्लस प्लस ऑपरेटर ठीक है, ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, लेकिन ये जिस वेरिएबल के साथ आपने लिखा है ना C1 या C2, उसकी टाइप देखेगा कि इसकी टाइप क्या है। इसकी टाइप अगर कोई प्रिमिटिव टाइप है, फॉर एग्जांपल अगर इंटीजर है तो वो इंटीजर के तौर पे उसको कंसीडर करेगा, और अगर उसकी टाइप क्लास है और उसकी टाइप अगर काउंटर क्लास है, और काउंटर क्लास के अंदर अगर इस प्लस प्लस ऑपरेटर को अगर ओवरलोड किया हुआ है तो वो उस ऑपरेटर प्लस प्लस वाले फंक्शन को जो है ना चलाना शुरू कर देगा। If the operand is of a basic type such as an integer, then the compiler will use its built-in routine to increment an integer. वही वाली बात कि अगर प्लस प्लस ऑपरेटर जो है वो किसी इंटीजर वेरिएबल के साथ लिखा हुआ है तो वो इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, प्लस प्लस ऑपरेटर इज अप्लाइड टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एज इन द एक्सप्रेशन प्लस प्लस C1 के। इसमें ना प्लस प्लस C1 हमने जो लिखा है तो ये प्लस प्लस जो है ये एक स्पेसिफिक टाइप के साथ हमने लिखा है, एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के साथ हमने लिखा है जो कि काउंटर क्लास का ऑब्जेक्ट था। व्हाट डज दिस ऑपरेटर इंक्रीमेंट? तो ये चीज तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि आपका जब भी ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगेगा काउंटर क्लास के ऑब्जेक्ट C1 के साथ, तो C1 ऑब्जेक्ट का जो काउंट डेटा मेंबर है वो इंक्रीमेंट करेगा। कैसे इंक्रीमेंट करेगा भाई? ऐसे इंक्रीमेंट करेगा कि मैंने काउंटर क्लास के अंदर ना एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसका नाम है ऑपरेटर प्लस प्लस। जब भी ये प्लस प्लस ऑपरेटर देखेगा ना कंपाइलर C1 के साथ, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन को चलाना शुरू कर देगा जिसका नाम है ऑपरेटर प्लस प्लस। तो इट इंक्रीमेंट्स द काउंट डेटा या काउंट डेटा मेंबर इन द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इट इज अ मेंबर, कि जिस ऑब्जेक्ट के साथ आपने प्लस प्लस ऑपरेटर लिखा है उस ऑब्जेक्ट का जो काउंट डेटा मेंबर है ना उसको ये इंक्रीमेंट कर देगा। सिंस मेंबर फंक्शंस कैन ऑलवेज एक्सेस द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फॉर व्हिच दे हैव बीन इन्वोक्ड, दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर रिक्वायर्स नो आर्ग्यूमेंट्स। यानी कि आपने लिखा ना प्लस प्लस C1, तो यहाँ पे इसके साथ आर्ग्यूमेंट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, बस पता लग गया कि यार C1 ऑब्जेक्ट जो है इसका काउंट वेरिएबल जो है वो इंक्रीमेंट करना है। ऑपरेटर रिटर्न वैल्यूज, आप ये स्टेटमेंट भी लिख सकते थे, ठीक है, C1 इज इक्वल टू प्लस प्लस C2, लेकिन ये हमने जो अभी प्रीवियस जो एग्जांपल किए ना उसमें ये पॉसिबल नहीं था। उसमें पॉसिबल इसलिए नहीं था कि आपने जो फंक्शन लिखा था मेंबर फंक्शन काउंटर क्लास के अंदर जिसका नाम था ऑपरेटर प्लस प्लस, उसकी रिटर्न टाइप वॉइड थी, वो कोई वैल्यू रिटर्न ही नहीं कर रहा था। तो इसलिए आप ये स्टेटमेंट अगर लिखोगे ना अपने इस प्रोग्राम के अंदर जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था ये स्टेटमेंट, तो ये आपको एरर देगा क्योंकि आपका ये जो प्लस प्लस C2 है इट इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू। इसकी रिटर्न टाइप वॉइड हमने सेट की हुई थी, हमने डिफाइन किया था कि इसकी रिटर्न टाइप जो है वो वॉइड है। ठीक है, तो इसका आंसर हमने दे दिया।
Why? Because plus plus operator is defined to have a return type of void in the operator plus plus function, while in the assignment statement it is being asked to return a variable of type counter. ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये जब आपका प्लस प्लस सी टू जो है, जब ये स्टेटमेंट जब चलेगी तो बेसिकली आपका ये ऑपरेटर प्लस प्लस वाला फंक्शन चलेगा, और ऑपरेटर प्लस प्लस वाला जो फंक्शन है उसकी रिटर्न टाइप हमने डिफाइन की हुई है वॉइड, यानी कि वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। जबकि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट सिरे से गलत है। यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन का मतलब है कि यार ये प्लस प्लस सी टू जो है ना, ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगी और वो वैल्यू मैं ना C1 वेरिएबल के अंदर असाइन कर दूंगा, तो ये स्टेटमेंट सिरे से ही गलत है। ठीक है, द नॉर्मल प्लस प्लस ऑपरेटर अप्लाइड टू बेसिक डेटा टाइप सच एज इंटीजर वुड नॉट हैव दिस प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो है, ये वाला प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम होगा क्योंकि आपका प्लस प्लस जो ऑपरेटर है या आपका ये जो फंक्शन है ऑपरेटर प्लस प्लस, इसकी रिटर्न टाइप यहाँ पे वॉइड है। अगर इसकी रिटर्न टाइप होती इंटीजर तो फिर तो ये पॉसिबल था, फिर तो कोई इशू नहीं था। लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट अगर आप लिख रहे हो ना किसी इंटीजर डेटा टाइप के साथ, फॉर एग्जांपल C2 भी इंटीजर डेटा टाइप है, C1 भी इंटीजर डेटा टाइप है, तो वहां पे फिर उस केस के अंदर ये प्रॉब्लम ना होता। ये स्टेटमेंट जो थी, ये स्टेटमेंट जो है आपकी, ये बिल्कुल सही चलती उस केस में अगर C1 और C2 दोनों इंटीजर्स होते। ठीक है, जैसे इस केस में इंटीजर x, y, y इज इक्वल टू 10। ठीक है, 10 जो है वो y में आके स्टोर हो जाएगा, और प्लस प्लस y यानी कि y की वैल्यू एक दफा इंक्रीमेंट कर दो, 11 कर दो, और 11 को x के अंदर स्टोर कर दो। तो ये एक रूटीन की स्टेटमेंट है, एक वैलिड स्टेटमेंट है। काउंटर क्लास की एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें बेसिकली बाकी की सारी स्टेटमेंट्स तो वही हैं, फर्क सिर्फ आपका जो है वो इस मेथड के अंदर है जिसका नाम है ऑपरेटर प्लस प्लस। अब इसकी रिटर्न टाइप क्या है? अब इसकी रिटर्न टाइप है जी काउंटर, यानी कि ये काउंटर क्लास ही का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, अच्छा इसमें देख लेते हैं, इस क्लास के अंदर एक क्लास का नाम काउंटर है, इसके अंदर अनसाइंड इंटीजर काउंट नाम का एक डेटा मेंबर है। इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो काउंट वेरिएबल को ना 0 असाइन करेगा। जब भी कंस्ट्रक्टर चलेगा मींस के जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर चलेगा, जब कंस्ट्रक्टर चलेगा तो वो इसके डेटा मेंबर काउंट को 0 असाइन कर देगा। अनसाइंड इंटीजर गेट अंडरस्कोर काउंट, ये मेंबर फंक्शन है, ये जब भी चलेगा, जो भी ऑब्जेक्ट इसको चलाएगा वो ऑब्जेक्ट का जो काउंट वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू रिटर्न करके देगा। और यहां पे हमने ये एक मेंबर फंक्शन बनाया है, इसका नाम है ऑपरेटर प्लस प्लस, और इसकी रिटर्न टाइप है काउंटर। मींस के ये काउंटर क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ये काउंटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। लेकिन ये जो भी ऑब्जेक्ट इसको कॉल यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के साथ भी मैं प्लस प्लस यानी कि प्री इंक्रीमेंट लगाऊंगा, वो उस ऑब्जेक्ट का ना, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ना काउंट वेरिएबल इंक्रीमेंट कर देगा। ना सिर्फ काउंट वेरिएबल इंक्रीमेंट कर देगा, बल्कि इस फंक्शन के अंदर हमने एक काउंटर क्लास का एक वेरिएबल या एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है जिसका नाम है टेम्प। काउंटर क्लास का एक टेम्पररी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसका नाम है टेम्प, और हम कह रहे हैं यहाँ पे कि टेम्प डॉट काउंट इज इक्वल टू काउंट, यानी कि काउंट वेरिएबल की जो वैल्यू है ना, इंक्रीमेंटेड वैल्यू, उस ऑब्जेक्ट के काउंट वेरिएबल की वैल्यू जिस ऑब्जेक्ट के साथ आपने प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है, उसकी वैल्यू को ना इस टेम्पररी ऑब्जेक्ट के काउंट वेरिएबल के अंदर ना सिर्फ असाइन करो, बल्कि ये जो पूरे का पूरा जो ऑब्जेक्ट है ना, टेम्पररी ऑब्जेक्ट, इसको रिटर्न भी कर दो, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप क्या है? इसकी रिटर्न टाइप है काउंटर। तो ये रिटर्न करेगा एक ऐसा वेरिएबल जिसकी टाइप काउंटर हो, मींस के ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसकी टाइप काउंटर हो, यानी कि ये काउंटर क्लास का ना ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा आपका ये ऑपरेटर प्लस प्लस का फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने मेन क्लास लिखी और मैंने लिखा काउंटर C1 C2, यानी कि काउंटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया C1, काउंटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया C2, दो ऑब्जेक्ट्स बनाए। और यहाँ पे मैंने लिखा Cout C1 का काउंटर, C1 का जो काउंट वेरिएबल की वैल्यू है वो मैंने गेट कर दी, और C2 की काउंट वेरिएबल की वैल्यू मैंने यहाँ पे गेट कर दी। और यहाँ पे मैंने लिखा प्लस प्लस C1। ठीक है, तो प्लस प्लस C1 के केस में आपका ये वाला जो मेंबर फंक्शन है, ठीक है, आपका ये वाला जो मेंबर फंक्शन है, ये मेंबर फंक्शन आपका चलेगा। ठीक है, और आपके इस C1 के काउंट वेरिएबल को ना एक दफा इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, और एक काउंटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी यहां पे रिटर्न कर देगा, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे स्टोर नहीं कर रहे, तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट जो है वो लॉस हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट जो है वो वेस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा यहां पे लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं यार C2 इज इक्वल टू
प्लस प्लस C1 कि यार C1 का जो काउंट वेरिएबल है ना उसको इंक्रीमेंट करो। मतलब ये कि प्लस प्लस C1 से ये होगा कि आपका ये वाला फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा, आपके C1 का जो काउंट वेरिएबल है वो इंक्रीमेंट होगा, उसकी जो भी करंट वैल्यू थी उसमें एक का इजाफा हो जाएगा, एक काउंटर टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम है टेम्प, और इस टेम्प ऑब्जेक्ट के काउंट वेरिएबल के अंदर आपके इस C1 के काउंट वेरिएबल की वैल्यू इसके अंदर कॉपी हो जाएगी और ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट जो है रिटर्न हो जाएगा। जब ये ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा ना तो ये ऑब्जेक्ट इस C2 के अंदर आके कॉपी हो जाएगा। C2 में कॉपी होने का मतलब ये है कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट यहां से जो रिटर्न हुआ है ना, इस ऑब्जेक्ट के काउंट वेरिएबल की जो वैल्यू होगी ना वो इसके अंदर आके इस C2 के काउंट वेरिएबल के अंदर आके कॉपी हो जाएगी और आपको ये डिस्प्ले हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे C1 का गेट काउंट आपको C1 का काउंट वेरिएबल दिखाएगा और C2 का गेट काउंट, C2 का जो काउंट वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू आपको डिस्प्ले करके देगा। यहाँ पे एक छोटी सी एनिमेशन है जिसके जरिए से हम इस प्रोग्राम को डिस्कस कर सकते हैं। आपका ये जब स्टेटमेंट चलेगी ना काउंटर C1, तो आपका C1 एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसके काउंट वेरिएबल में 0 वैल्यू आ जाएगी। फिर इसके बाद आपका C2 एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके काउंट वेरिएबल में 0 वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद प्रोग्राम का आउटपुट है वो आपको दिखाएगा C1 इज इक्वल टू C1 का काउंट वेरिएबल के अंदर पड़ी हुई वैल्यू जो कि 0 है, और फिर दिखाएगा आपको C2 इज इक्वल टू, और C2 ऑब्जेक्ट के काउंट वेरिएबल की वैल्यू जो कि उसके अंदर 0 पड़ी होगी वो आपको डिस्प्ले करके देगा। ठीक है, इस तरीके से C1 इज इक्वल टू 0, C2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आपका ये प्लस प्लस C1 जब चलेगा तो ये आपके C1 ऑब्जेक्ट के काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर देगा, तो आपके काउंट वेरिएबल की वैल्यू जो है ना वो बढ़ के 1 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये प्लस प्लस C1 दोबारा से एग्जीक्यूट हो रहा है तो आपके काउंट वेरिएबल की वैल्यू जो है ना वो बढ़ के, ठीक है, यहाँ पे प्लस प्लस ओके, ठीक है, तो आपकी ये C1 वेरिएबल की वैल्यू जो है ना वो बढ़ के क्या हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी, यानी कि C1 का जो काउंट वेरिएबल है वो 2 के बराबर हो जाएगा, और C1 का जो काउंट वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो C2 के काउंट वेरिएबल में भी जाके स्टोर हो जाएगी। मींस के C2 का जो काउंट वेरिएबल है वो भी 0 से 2 हो जाएगा। और यहां पे जब हम चेक करेंगे C1 के काउंट वेरिएबल की वैल्यू और C2 के काउंट वेरिएबल की वैल्यू, तो वो हमें दिखाएगा ये आपका C1 का गेट काउंट फंक्शन। गेट काउंट फंक्शन क्या कर रहा है यार, गेट काउंट फंक्शन जो है आपको रिटर्न करके दे रहा है काउंट वेरिएबल की वैल्यू। तो C1 का काउंट वेरिएबल यहां पे रिटर्न होगा और C2 का काउंट वेरिएबल की वैल्यू यहां पे रिटर्न होगी। C1 के काउंट वेरिएबल में भी 2 है और C2 के काउंट वेरिएबल के अंदर भी 2 वैल्यू पड़ी है, तो वो आपको 2 वैल्यू इस तरीके से डिस्प्ले करके देगा। ठीक है, ये प्रोग्राम चूंकि मेरी वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, मैं ये प्रोग्राम जो है नहीं लिख रहा, आप ये प्रोग्राम जो है यहां से कोड कॉपी करके लिख लें, और ये जब एक दफा आप कॉपी कर लें तो ऊपर कोशिश करें कि अपनी जो हेडर फाइल है IOStream और स्टेटमेंट जो है यूजिंग नेम स्पेस std वो लिख लें। उसके बाद इस प्रोग्राम को रन करें तो इसका आउटपुट जो है ना वो यही वाला आउटपुट होगा जो कि आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ओके जी, नेक्स्ट है इसी सेम प्रोग्राम को ना हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे इस ऑपरेटर प्लस प्लस फंक्शन के अंदर हमने काउंटर क्लास का एक नेम्ड ऑब्जेक्ट बनाया था। काउंटर क्लास का हमने एक नेम्ड ऑब्जेक्ट बनाया था, मतलब हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया था जिसका नाम टेम्प था। अब हम क्या करेंगे कि इसका एक ना नेमलेस ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। कैसे रिटर्न करेंगे देखें, वही एग्जांपल है। ठीक है, आपको बता रहा है कि यार आपने उस फंक्शन के अंदर ऑपरेटर प्लस प्लस के फंक्शन के अंदर आपने ना काउंटर क्लास का एक वेरिएबल काउंटर क्लास का आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया था टेम्प, और आपने टेम्प के काउंट वेरिएबल के अंदर आपके जो C1 का जो काउंट था या C2 का जो काउंट था व्हाटएवर, ठीक है, आपने प्लस प्लस जिस भी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल किया है उस ऑब्जेक्ट के काउंट वेरिएबल की वैल्यू जो है ना वो इसके अंदर स्टोर करके, और फिर ये पूरे का पूरा टेम्प ऑब्जेक्ट जो है वो हमने क्या किया था, रिटर्न कर दिया था। हम ये काम जो है वो नेमलेस ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो टेम्प ऑब्जेक्ट बनाया है ये एक नेम्ड ऑब्जेक्ट है, हम इसको नेमलेस ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। वो किस तरीके से जी, देखें हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये बाकी का तो कोड बिल्कुल सेम है। हम आ जाते हैं इस तरफ, ये जो फंक्शन है ना हमारा, इस फंक्शन की तरफ आते हैं। रिटर्न टाइप इज काउंटर, फंक्शन का नाम है ऑपरेटर प्लस प्लस, और इसके अंदर हम कह रहे हैं कि यार सबसे पहले तो ये करो ना कि C1 के साथ अगर प्लस प्लस आया है तो C1 के काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दो, C1 के काउंट वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर दो।
और फिर रिटर्न करो। क्या रिटर्न करो भाई, आप यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो। कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है ना, तो आपका ना एक, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो आपका ऑब्जेक्ट जनरेट होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम एक काउंटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका कोई नाम नहीं है, और उस ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर को हम ये काउंट वेरिएबल जो है, हम ये काउंट वेरिएबल की वैल्यू जो है ना, जो इंक्रीमेंट वैल्यू, इंक्रीमेंटेड वैल्यू है, वो हम उसको असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे बजाय इसके कि हम टेम्प क्लास का ऑब्जेक्ट बना लें, ठीक है, और उसके काउंट वेरिएबल के अंदर हम इस इंक्रीमेंटेड काउंट वेरिएबल की वैल्यू इसके अंदर असाइन करें और फिर पूरे का पूरा हम ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दें, यहाँ पे हम एक नेमलेस ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न कर रहे हैं, और इस नेमलेस ऑब्जेक्ट के साथ हमने उसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया और उसके अंदर हमने काउंट वेरिएबल की जो करंट इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वो हमने इसके अंदर असाइन कर दी है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम कैसे चलेगा, आपका ये काउंटर क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बना C1 C2, ठीक है, C1 C2, C1 का ऑब्जेक्ट बनेगा, C2 C1 का ऑब्जेक्ट बनेगा तो काउंट वेरिएबल इसकी जो है 0 हो जाएगी, C2 का काउंट वेरिएबल जो है वो 0 हो जाएगा, ये आपको 0 0 शो करेगा। इसके बाद ये प्लस प्लस C1 है, ठीक है, प्लस प्लस C1 जो है वो क्या करेगा कि आपका जो है ये जो आपका जो मेंबर फंक्शन है ऑपरेटर प्लस प्लस, इसको कॉल करेगा और C1 का जो काउंट वेरिएबल है उसको इंक्रीमेंट कर देगा और एक नेमलेस ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न कर देगा, लेकिन यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रिटर्न तो हो जाएगा लेकिन वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे लॉस हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। फिर यहाँ पे प्लस प्लस C1, यहाँ पे C1 जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ प्लस प्लस यानी कि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर दोबारा से कॉल हो रहा है, आपका ये वाला फंक्शन चलेगा ऑपरेटर प्लस प्लस का, रिटर्न टाइप इसकी काउंटर है, C1 का जो काउंट है वो इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं, एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट को ना, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद काउंट वेरिएबल को हम यही वैल्यू असाइन कर रहे हैं जो कि यहाँ पे इंक्रीमेंटेड वैल्यू थी, अपडेटेड वैल्यू थी काउंट की। तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आके असाइन हो जाएगा इस C2 के अंदर। तो मींस के C2 ऑब्जेक्ट जो है आपका, इसके अंदर आपका ये जो C1 जो दूसरी दफा इंक्रीमेंट हुआ है इसका काउंट वेरिएबल, आपके C2 के अंदर भी इसकी वही वैल्यू होगी जो कि आपके C1 के काउंट वेरिएबल की वैल्यू है जो कि 2 दफा इंक्रीमेंट हुई है, ठीक है। ओके जी, ये तो था प्री इंक्रीमेंट। अब पोस्ट फिक्स नोटेशन या पोस्ट इंक्रीमेंट की अगर हम बात करें, यानी कि सो फार वी हैव सीन द इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज्ड ओनली इन इट्स प्री फिक्स फॉर्म। अगर लेट्स सपोज प्लस प्लस C1 हमने ये देखा, ठीक है। व्हाट अबाउट द पोस्ट फिक्स वेयर द वेरिएबल इज इंक्रीमेंटेड आफ्टर इट्स वैल्यू इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन। तो अगर पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करें तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमने ओवरलोड नहीं किया हुआ, काउंटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप लिख दोगे ना C1 प्लस प्लस, अभी अगर लिख दोगे तो वो काम नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आपने जो ऑपरेटर जो आपने ओवरलोड किया है ना, वो आपने ओवरलोड किया हुआ है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, नॉट द पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। ओके जी, यानी कि आप इस तरह से लिख दोगे ना अभी अगर C+11 तो ये स्टेटमेंट काम नहीं करेगी। तो इसको कैसे ओवरलोड करेंगे भाई, इसको ओवरलोड करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक और फंक्शन बना दिया। ये फंक्शन तो है ही है यहाँ पे, ये काउंटर, ठीक है, ये वाला फंक्शन तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था ना, काउंटर ऑपरेटर प्लस प्लस, ये तो इंक्रीमेंट करेगा, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ये ओवरलोड करेगा। और ये वाला जो फंक्शन है हमारा, ये पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यानी कि काउंट प्लस प्लस को क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो पोस्ट फिक्स या पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए हमने ये वाला दूसरा एक ऑपरेटर प्लस प्लस का फंक्शन बनाया, ये चलेगा इफ यू आर इंक्रीमेंटिंग पोस्ट इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू, या आपने पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर यूज किया है विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ काउंटर क्लास, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे ये आपका यहाँ पे प्रोग्राम है, काउंटर C1 C2 दो ऑब्जेक्ट्स आपके बन जाएंगे, एक C1 है उसके काउंट में 0 आ जाएगा और C2 है उसके काउंट में 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है यार कि C1 का गेट काउंट, तो गेट काउंट फंक्शन यहाँ पे है, वो C1 का काउंट वेरिएबल की वैल्यू दिखाएगा आपको, इसका और कोई काम नहीं है। C2 का गेट काउंट, ये भी आपको C2 का जो काउंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू दिखाएगा। तो C1 का काउंट वो भी 0 है, C2 का जो काउंट है वो भी 0 है, तो प्रोग्राम का आउटपुट होगा C1 इज इक्वल टू 0 एंड C2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये स्टेटमेंट लिखी है प्लस प्लस C1, और इसके बाद ये स्टेटमेंट लिखी है
प्लस प्लस C1 इज इक्वल टू या C2 इज इक्वल टू प्लस प्लस C1। प्लस प्लस C1 क्या करेगा कि C1 के काउंट वेरिएबल को एक दफा इंक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। प्लस प्लस C1 क्या करेगा कि काउंट वेरिएबल C1 का जो है उसको 1 कर देगा, ठीक है। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है ना C2 इज इक्वल टू प्लस प्लस C1, इसमें ये प्लस प्लस C1 वाली स्टेटमेंट जो है ये पहले चलेगी और आपके C1 के काउंट वेरिएबल की वैल्यू जो है ना वो 2 हो जाएगी। उसके बाद जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है या जो अपडेटेड वैल्यू है वो इस C2 के काउंट के अंदर असाइन हो जाएगी, मीन के C2 का काउंट जो है वो भी 2 हो जाएगा। और इसके बाद जब हम देखेंगे C1 इज इक्वल टू, तो ये हमें C1 का काउंट वेरिएबल की वैल्यू जो कि 2 है वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। इस तरीके से C1 इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे C2 इज इक्वल टू C2 डॉट गेट अंडरस्कोर काउंट, तो ये C2 ऑब्जेक्ट का जो गेट काउंट मेंबर फंक्शन है वो कॉल होगा और C2 का जो काउंट वेरिएबल है वो रिटर्न होगा जिसकी वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले करके देगा C2 इज इक्वल टू 2। देन इसके बाद हमने ये स्टेटमेंट लिखी है C2 इज इक्वल टू C1 प्लस प्लस, मीन्स के C1 के काउंट की जो वैल्यू है ना, उसके काउंट वेरिएबल की जो वैल्यू है ना वो आप C2 के काउंट के अंदर असाइन कर दें और बाद में इसके काउंट वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करें। तो आपका जो ये C2 इज इक्वल टू C1 प्लस प्लस है, ये क्या करेगा कि ये C2 के काउंट वेरिएबल में C1 का जो काउंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू पहले इसके अंदर असाइन करेगा और बाद में C1 का काउंट इंक्रीमेंट करेगा। तो C2 का काउंट पहले भी 2 था, अब भी 2 ही है और C1 का जो काउंट है वो बढ़ के क्या हो जाएगा, वो बढ़ के 3 हो जाएगा। और इसके बाद जब हम C1 का काउंट गेट काउंट मेंबर फंक्शन कॉल करेंगे तो वो हमें डिस्प्ले करके देगा C1 इज इक्वल टू काउंट वेरिएबल की वैल्यू 3 और C2 का काउंट जब हम यूज करेंगे तो वो आपको डिस्प्ले करके देगा C2 इज इक्वल टू C2 का काउंट वेरिएबल की वैल्यू जो कि 2 है। तो इस तरीके से C1 इज इक्वल टू 3 डिस्प्ले करके देगा और C2 इज इक्वल टू 2 डिस्प्ले करके देगा। तो इसके बाद आपका ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, आप कोशिश करें कि इस क्लास को यहाँ से कॉपी कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद इस मेन फंक्शन को कॉपी कर लें और इसको एक नए प्रोजेक्ट के अंदर आप पेस्ट कर लें और वहां पे ऊपर जो है वो आप लाजमी तौर पे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, अपनी जो आईओस्ट्रीम हेडर फाइल है उसको आप इंक्लूड कर लें और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वाली जो स्टेटमेंट है वो लिख लें और उसके बाद इस प्रोग्राम को ना खुद से भी रन करके देख लें आप, ठीक है। तो आई बिलीव कि इट इज इनफ फॉर टुडे, वरना हमारी वीडियो बहुत ज्यादा और मजीद लेंथी हो जाएगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है इस टॉपिक की ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, जिसके अंदर हम लोगों ने यूनरी ऑपरेटर को यानी कि यूनरी प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर को हमने ओवरलोड किया है, इसकी आपको समझ आई होगी। इसकी आप लाजमी तौर पे प्रैक्टिस करें क्योंकि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगी। और मैं उम्मीद ये भी करता हूं कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इस चैनल से जो भी वीडियो अपलोड होंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाजमी तौर पे लाइक कर लें, इसको शेयर कर लें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और इस वीडियो को जो है आप अपने मजीद ऐसे दोस्तों के साथ, साथियों के साथ जिनको आप जानते हो, किसी और यूनिवर्सिटी में है, किसी और कॉलेज के अंदर है, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ पढ़ रहे हो, इस कोर्स के अंदर इनरोल्ड हो, आप उनके साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी फायदा हो। तो आई बिलीव कि इट इज इनफ फॉर टुडे और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स जी। अल्लाह हाफिज।